अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गोदावरी के सैलाब को रोकने के लिए पुश्ते किए जाएंगे तामीर। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस के इख्तिदार में ही मुमकिन। बोरगम पाड़ू में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभा से वजीर आला केसीआर का खिताब। इंतखाबात में अवाम जल्दबाजी ना करें, सोच कर वोट दें, तभी अच्छे नताइज बरामद होंगे। दम्मापेट में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभा से वजीर आला केसीआर का खिताब। वजीर आला केसीआर की क़यादत में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर मौसर अमलावरी। बीआरएस पार्टी बूथ लेवल कमेटी के अरकान के इजलास से रियासती वज़रा केटीआर और श्रीनिवास यादव का खिताब। मुसलमान मौका परस्त कांग्रेस के झांसे में ना आए, बीआरएस को भारी अक्सरियत से बनाए कामयाब। कोडंगल में अक़लियतों के इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सूर्यापेट में बीआरएस की मकबूलियत। पेन पहाड़ मंडल के कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहना कर किया पार्टी में खैर मकदम। बाजार घाट के अपार्टमेंट्स में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी, 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। वजीर आला केसीआर ने किया अफसोस का इजहार। केटीआर ने महलूकीन के लवाहिकीन को फी कस 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि गोदावरी के सैलाब को रोकने के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर ने कहा, सीतारामा प्रोजेक्ट आपकी आंखों के सामने हो रहा है और सत्यम्मा सागर में 37 टीएमसी पानी की गुंजाइश है। हम गोदावरी से जितना चाहे पानी ले सकते हैं। खदीम खम्मम जिला एक हीरे की तरह खदीम खम्मम से बना है। केसीआर ने कहा कि किस पार्टी का रवैया कैसा है, किसका अखलाक क्या है, हमें सोचना चाहिए कि हम खड़े होंगे तो अवाम खड़े होंगे। भद्राचलम हल्के में कई नदियों पर मसाइल थे। अगर हामिला खवातीन को बच्चे को जन्म देना होता था तो ऐसी सूरत हाल थी कि उन्हें बिस्तर पर उठाकर मीलों तक ले जाया जाता। उन्होंने कहा कि आज हमने कई नदियों पर ऊंचे दर्जे के पुल तामीर किए हैं। केसीआर किट अम्मावड़ी की गाड़ी आती है और हामिला खवातीन को डिलीवरी के लिए ले जाती हैं और डिलीवरी के बाद महफूज तरीके से घर पहुंचा देती हैं। अगर लड़की पैदा होती है तो हम 13,000 रुपए देते हैं और अगर लड़का पैदा होता है तो हम 12,000 रुपए देते हैं। माजी में कई सियासी कायदीन और दानिश्वरों की हुकूमत थी, हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। क़ाबिल-ए-ज़ी बहुत कम इलाकों में 100 बिस्तर वाले अस्पताल थे। आज हमने हर हल्के में 100 बिस्तरों के अस्पताल बनाए हैं। गुज़िश्ता में सिर्फ गुर्दे के 3 मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर मौजूद थे। आज हमने बीआरएस हुकूमत में 103 मुकामात पर डायलिसिस सेंटर्स कायम किए हैं। हम गुर्दे के मरीजों को पेंशन देने के साथ साथ मुफ्त बस पास भी दे रहे हैं। हम इंसानी नुक्ते नजर से लोगों की तकालीफ को दूर करने के लिए काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आला केसीआर ने अवाम से अपील की है कि वो कार के निशान को वोट देकर बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि रियासत को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके और साथ ही साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल लाया जा सके। ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి మీ అందరి తరపున స్వాగతం। ముఖ్యమంత్రి గారు మన కొత్త పట్టాలు రాక అవస్థలు పడతా ఉన్నారు। గౌరవనీయులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు పెనపాక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ రేగా కాంతారావు గారు, భద్రాచలం అభ్యర్థి డాక్టర్ తెల్లం వెంకట్రావు గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు లోక్సభలో మన పార్టీ నాయకులు శ్రీ నామా నాగేశ్వరరావు గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు ఎంపీ గౌరవనీయులు శ్రీ బండి పార్థసారథి రెడ్డి గారు, స్థానిక ఎంపీ శ్రీమతి మాలోతు కవిత గారు, వద్దిరాజు రవిచంద్ర గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు ఎంపీ గారు, తాతా మధుసూదన్ ఎమ్మెల్సీ గారు, దిండిగాల రాజేందర్ గారు గ్రంథాలయ చైర్మన్, కోనేరు సత్యనారాయణ గారు, శ్రీ ఎడవల్లి కృష్ణ గారు, చంద్రశేఖర్ రాకా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గారు, వేదికను అలంకరించిన స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, అశేషమైన సంఖ్యలో
రైతు బంధు కూడా ఉండాలి కదా. రైతు బంధు ఉండడం కాదు, మీరిక్కడ కాంతారావును వెంకట్రావును గెలిపిస్తే ఇవాళ ఉండే 10,000 ఉండదు. నెక్స్ట్ మార్చి తర్వాత రైతు బంధు 12,000 అవుతుంది. ఆ తర్వాత పెరుక్కుంటూ 16,000 రూపాయలకు పోతుంది. ఎందుకంటే రైతు బాగుంటేనే, గ్రామాలు చల్లగుంటేనే 10 మందికి పని దొరుకుతుంది, అందరూ బ్రతుకుతారు. ఆ ఉద్దేశంతో పెడితే దాన్ని తీసి బంగాళాఖాతంలో వేస్తామంటారు. మరి ధరణి బంగాళాఖాతంలో అన్నా రైతు బంధు వేస్టా, వేస్ట్గా లెవెలు ఎవరిని బంగాళాఖాతంలో వేయాలనో మీరు నిర్ణయం చేయాలని నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా. ఇంకోటి చాలా తీవ్రమైన మాట ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతూ ఉంది. పదే పదే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు సాటుకు కూడా మాట్లాడతలేరు, ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు. మరి వాళ్ళకి దేవుడు ఏం బుర్ర ఇచ్చిండో, ఎంత బుర్ర ఉన్నదో నాకు తెలియదు. కానీ కేసీఆర్ 24 గంటలు వేస్ట్గా కరెంట్ ఇస్తుండడు. రైతులకు 24 గంటలు ఇయ్యొద్దట, అది వేస్ట్ అట. వేస్టా కరెంటు? ఎన్ని గంటలు ఉండాలి? వినబడతలేదు. 24 గంటలు ఉండన్నా? ఒక్కసారి చేతులు ఆవడం దయచేసి 24 గంటలు. బాబు కెమెరాలు కడ తీయరా, ప్రజలను తీయండి, ఏమనుకుంటారో తెలియని ఉండాలి కదా. వేస్ట్ తీసేస్తామంటారు. ఇంకా తమాషా వాళ్ళకి ఎంత బుద్ధి ఉన్నదో. ఆ రాహుల్ గాంధీకి ఎద్దు ఎరకనా, వ్యవసాయం ఎరకనా, ఏదైనా దున్నినరా పొలము. ఈరోజు వాళ్ళు ఏమంటారంటే 3 గంటలు సరిపోతాడు కరెంటు. 3 గంటలకు వారుతుందా పొలం? ఒక మడి కూడా దడుతుందా? 3 గంటలు వారు 3 గంటలు వారానంటే 10 HP మోటార్ పెట్టుకోనట్టు. ఎవడన్నా రైతు 10 HP మోటార్ పెట్టుకుంటాడా? మనం పెట్టుకునేది ఎంత? 3 HP 5 HP అంతే కదా. ఇప్పుడు 10 HP ఎవడు కొనియాలి? ఈ కాంగ్రెస్ వాడు కొనిస్తాడా? అంటే మళ్ళా గ్యారంటీగా తప్పిపోయి గట్ట మీరు మమ్మల్ని గెలిపిస్తే మిమ్మల్ని గోల్మాల్ చేస్తామని వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్తా ఉన్నారు. మరి గోల్మాల్ వాళ్ళని చేద్దామా, మనమైదామా ఆలోచన చేయాల్సింది మీరు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా ప్రజల క్షేమాన్ని కోరలే. ఒక్క మాట చెప్తే మీకు అంత అర్థమవుతుంది. అన్నం ఉడికిందా లేదంటే మొత్తం కుండంత విసుకం, ఒక మెతుకు విసితే తెలుస్తుంది. నేను 2014 నాకు టైం తక్కువ ఉంది, అయినా మీకు చెప్పాలి, మీరు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. 2014లో మన పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళిక రాస్తా ఉన్నాం. ఒక 3-4 IAS అధికారులు ఉండరు. నేను వాళ్ళని అడిగిన, ఈ పెన్షన్లు అనేవి ఎందుకు ఇస్తాము? దానికి ఏమైనా పరమార్థం ఉందా? ఊరికే తమాషాకి చెక్కలు గింతలు పెట్టడానికి పెన్షన్ ఇస్తామా? వెంకట్రావు గారు చెప్పినారు నాకు. ఒక 5-6 సమస్యలు ఇప్పుడు మీ ముందే కాంతారావు గారు చెప్పినారు. అవన్నీ కాగలిగినటువంటి పనులే. నేను మీకు ఒక హామీ ఇస్తా ఉన్నా. గతంలో వరదలు వచ్చినాయి, భద్రాచలం నేనే వచ్చినాను, పరిశీలన చేసినాం. 14,000 కుటుంబాలకు వాళ్ళకి ఇంటికి 10,000 రూపాయల చొప్పున సహాయం అందించినాం. ఎవరైతే కొంత నష్టపోయినరో వాళ్ళకి ఇండ్లు కట్టించినాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు తను చెప్పినటువంటి గోదావరి కరకట్టలు 2 వైపులా కలిస్తే 1000 కోట్ల రూపాయలతో కట్టాలని రిపోర్ట్ వచ్చింది. దాన్ని నేనే స్వయంగా వచ్చి శంకుస్థాపన చేసి ఆ పని కూడా చేయిస్తాను. మీకు వరద నివారణ కూడా చేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నా. కాంతారావు గారు అడిగిన కోరికలు గొంతమ్మ కోరికలు కావు, అన్నీ కాగలిగినటువంటి. మీరు వాళ్ళని గెలిపియండి. నేను వచ్చి ఇక్కడ శ్రీరాముల వారిని దర్శనం చేసుకొని 2 రోజులు ఇక్కడనే ఉంటాను. ఒక పూట భద్రాచలంలో, ఒక పూట ఇక్కడ ఉంటాను. మీ మధ్యనే ఉండి బ్రహ్మాండంగా ఆయన కోరిన కోరికలన్నీ నేను స్వయంగా నెరవేరుస్తా. రాష్ట్ర అధికారుల బృందాన్ని మొత్తం తీసుకొస్తాను నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ రెండు నియోజకవర్గాలలో ఉన్న దళిత సోదరులకు నేను చెప్తా ఉన్నా. మీరు మూలగొట్టు ప్రాంతంలో ఉన్నారు, ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. కాంతారావు గారు మంచి ప్రతిపాదన పెట్టిండు. పైలట్ ప్రాజెక్టు తీసుకొని మొత్తం దళితులకు ఒకటేసారి మాకు దళిత బంధు ఇవ్వాలన్నాడు. వారు కోరింది మంచి కోరిక కోరినారు. వాళ్ళని గెలిపిస్తే నేనే వచ్చి 100% పైలట్ ప్రాజెక్ట్.
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम से सोच समझकर वोट देने की अपील की है। आशवाराव पेट हल्का असेंबली के दम्मा पेट में मुनक़िदा आशीर्वाद सभा में शिरकत करके खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें आजाद हुए 75 साल से जायद का अरसा हो चुका है। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में जमहूरियत की तरक्की आई है, हमारे मुल्क में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन अक्सर आते हैं और जाते हैं। आपने कई बार इलेक्शन में हिस्सा लिया होगा। आप लोगों से मेरी एक ही अपील है कि इलेक्शन आ गए तो परेशान ना हो, अच्छे और बुरे की तमीज करें। इलेक्शन आने पर हर पार्टी से एक उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में खड़ा होता है। नागेश्वर राव बीआरएस के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार भी होंगे। केसीआर ने कहा कि अच्छे नताइज तभी होते हैं जब अवाम की जीत होती है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत के बाद ही फैसला होने के बाद वोटिंग की सूरत हाल होती है तो लीडर इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। लोग जीतना शुरू कर देते हैं। अगर लोग जीत गए तो अच्छे नताइज का इम्कान है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में इंतखाबात होंगे तो हमारी तरह कोई रश नहीं होगा। इतने बड़े बड़े इजलास भी नहीं होते। ये टीवी पैगामात और पॉलिसी पैगामात के जरिए किया जाता है। हमारे मुल्क में अभी तक ऐसा नहीं है। इलेक्शन आए तो झूठे वादे जो पूरे नहीं किए जाते, जिससे अवाम मुतमईन नहीं होते, ये सब खत्म होने के लिए जमहूरियत आनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। वजीर आला केसीआर ने कहा कि अपने गांव और बस्तियों में जाने के बाद आप गांव वालों से 4 मसाइल पर बात करें और फैसला लें और वोट दें। रियासत तेलंगाना में यह तीसरा इलेक्शन है। आप सब जानते हैं कि रियासत तेलंगाना को हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तारीख आपकी आंखों के सामने रही है। అర్ధరాత్రి సగం కరెంటు, పొద్దాక కరెంటు సగం కంటూ మోటార్లు గాలిపోవడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు గాలిపోవడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు గాలితే మళ్ళీ దానికి లంచాలు పెట్టడం, ఆఫీసర్లకు డబ్బులు ఇవ్వటం, అది వారం దాకా రాకపోవటం, ఈ లోపల పంటలు ఎండిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినాం. ఈ విషయాలు నాకంటే ఎక్కువ మీకు బాగా తెలుసు. బాధలు అనుభవించింది మీరు కాబట్టి మీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీ ఓటు వేయాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా పోడు భూములు, ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా 26,000 ఎకరాల పోడు భూములు పట్టాలు ఇచ్చుకున్నాం. మనం మామూలుగా పట్టాలు ఇచ్చి వదిలేయలే. 26,000 ఎకరాల పోడు భూముల పట్టాలు ఇవ్వడమే కాదు, గతంలో దాని మీద ఉన్న కేసులన్నీ కూడా ఎత్తేసినాం. కేసులు ఎత్తేయడమే కాదు, పోడు భూములు ఎవరికైతే దొరికినాయో వాళ్ళందరికీ రైతు బంధు కూడా ఇచ్చేసినాం. వాళ్ళకు కూడా రైతు బీమా సదుపాయం పెట్టినాం. ఇవి గిరిజన ప్రాంతాలు. ఈ గిరిజన ప్రాంతాలలో ఎన్నో రోజుల నుంచి కొట్లాడుతూ ఉన్నారు. అటు లంబాడ వాళ్ళు కావచ్చు, ఇటు ఆదివాసీ గిరిజనులు కావచ్చు, అటు గోండు సోదరులు కావచ్చు, మావా నాటే మావా రాజ్, మా గూడెంలో మా రాజ్యం, మా తండాలో మా రాజ్యం అని గిరిజన సోదరులు పోరాడుతూ ఉన్నారు. రిజర్వేషన్లు పెంచాలని పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోలే. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పోడు భూములు ఇచ్చింది. పోడు భూములు ఇమ్మడమే కాదు, గిరిజనులు చాలా కాలంగా కోరుతున్నటువంటి వాళ్ళ తండాలన్నింటినీ గ్రామ పంచాయతీలు చేయడం జరిగింది. ఇలా అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గంలో కూడా 47 గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేయడం జరిగింది. అక్కడ మా గిరిజన సోదరులే ఇలా రాజ్యం నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అవన్నీ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి కూడా అవుతూ ఉన్నాయి. రిజర్వేషన్ కూడా మనం 10% పెంచుకున్నాం. దాని ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా బాగా పెరిగినాయి. అదేవిధంగా రోడ్ల విషయం చెప్తే నేను పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళని విమర్శించిన అంటున్నారు. మీరు రాష్ట్రం పక్కనే ఆ రాష్ట్రం కూడా ఉంది, మీకు తెలుసు. మీరు అటు చూస్తారు, ఇటు చూస్తారు. మరి మన రోడ్లు ఎట్లున్నాయో ఆ రోడ్లు ఎట్లున్నాయో దాన్ని చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతా ఉంది. మనం ఎంత బాగా చేసుకుంటున్నాం అనేది మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఇట్లా అనేక కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. అశ్వరావుపేటలో డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టుకున్నాం. 100 బెడెడ్ 100 పడకల ఆసుపత్రి పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ డయాలసిస్ సెంటర్ పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళని కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులుంటే వాళ్ళకి దూరం పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నాం. మెచ్చా నాగేశ్వరరావు గారు, సార్ ఒకటే ఫ్యాక్టరీ ఉంది, మాకు ఇబ్బంది అవుతా ఉంది, మరో ఫ్యాక్టరీ కావాలని చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ అప్పారావుపేటలో మరొక ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకున్నాం. అది 60 టన్నుల కెపాసిటీ ఉంది. ఇప్పుడు గేలలు గిట్ట మురిగిపోయే పరిస్థితి లేదు. ఆ సదుపాయం కూడా మీకు వచ్చింది. మూడవది కూడా కావాలని మీరు కోరినారు. ఇది ఉద్యాన పంటలు ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతం. మీకు ఇక్కడ కరెంటు చాలా ముఖ్యం. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం కాబట్టి మీకు గ్రౌండ్ వాటర్ మీకు బాగానే ఉంటుంది. కానీ కరెంట్ మెచ్చా నాగేశ్వరరావు గారు వివాదం పెట్టుకునే మనిషి కాదు. చాలా చల్లటి మనిషి, చక్కటి మనిషి. ఆయన
హైదరాబాద్లో ఉండే రకం కాదు. హైదరాబాద్ వస్తే కూడా 1-2 రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉండరు. ఆయన నేరుగా వచ్చి మళ్ళీ నియోజకవర్గంలో ఉంటారు. నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ అశ్వరావుపేటలో మీరు అంతటికి ఇస్తా ఉన్నారు, మాకు కూడా సెంట్రల్ లైటింగ్ కావాలి, డివైడర్ కావాలని చెప్పి అడిగినారు, తెచ్చినారు. ఇలా సెంట్రల్ లైటింగ్ తోని బ్రహ్మాండంగా అశ్వరావుపేట రూపురేఖలు మారిపోయినాయి. ఇంకా కూడా భవిష్యత్తులో చాలా కార్యక్రమాలు చేయాల్సి ఉంది. తాటి వెంకటేశ్వర్ గారు మళ్ళీ చేరినారు ఈరోజు పార్టీ. ఈ ఇద్దరు కలిసిన తర్వాత మనకు తిరిగేలేదు, డెఫినెట్గా మనమే గెలుస్తాం. గవర్నమెంట్ కూడా 100% బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటే వస్తూ ఉంది. మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఉజ్వలమైన తెలంగాణగా ముందుకు తీసుకొని పోయేదానికి మీ ఆశీస్సులు నాగేశ్వరరావు గారికి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండాలని కోరుకుంటూ నేను మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, కారు గుర్తుకే. सनतनगर हल्के बीआरएस पार्टी बूथ लेवल कमेटी के अरकान का एक इजलास सिकंदराबाद में वाक़ स्विफ्ट ऑडिटोरियम में मुनक़द हुआ। इस इजलास में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नाज़िम नस्र के तारक रामाराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर व बीआरएस उम्मीदवार टी श्रीनिवास यादव, बीआरएस पार्टी के सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज तलासानी साई किरण यादव के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा बूथ कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर मौसर अमलावरी जारी है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि वो असेंबली इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कमर बस्ता हो जाएं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साबिक एमएलसी करनी प्रभाकर, कॉर्पोरेटर्स कोल्लन लक्ष्मी बाल रेड्डी, हेमालता लक्ष्मीपति, महेश्वरी श्रीहरि, साबिक कॉर्पोरेटर्स ए अरुणा श्रीनिवास गौड़, नमनाथ ईशु कुमारी के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। గౌరవనీయులు పెద్దలు మంత్రివర్యులు మీ అందరి అభిమాన నాయకులు మళ్ళీ తిరిగి డిసెంబర్ 3 నాడు కాబోయే సనత్ నగర్ శాసనసభ్యులు అన్న తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి మాజీ సభ్యులు పెద్దలు అన్న కర్నె ప్రభాకర్ గారు, సోదరుడు సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవనీయులైన మా ఆడబిడ్డలు కార్పొరేటర్లకి, అన్నదమ్ములకి, వేదిక ముందున్న మరి సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ గులాబీ దండు గులాబీ సైనికులు, మా తమ్ముళ్ళు, అన్నలు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, పేరు పేరున అందరికి నమస్కారం. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు లాగా నిజంగా ఇంకొక 50 మంది నాయకులుంటే ఏ పార్టీకి ఎలక్షన్లప్పుడు టెన్షన్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఏ పని చేసినా ప్రణాళికబద్ధంగా, ఏ పని చేసినా ఆలోచనతో, ఒక వ్యూహంతో అందరినీ కలుపుకొని బ్రహ్మాండంగా పనిచేసే నాయకుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు. నేను ఇవాళ నాకు అన్న చెప్తుంటే మనసులో అదే అనుకుంటా ఉంటాను. నా కోసం కాలనీలలో ప్రచారం చేస్తున్నారు, నా కోసం అపార్ట్మెంట్లలో ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారితో నేను ఆయనను గమనిస్తూ ఉంటా జాగ్రత్తగా. ఆయన రోజు దినచర్యను కూడా నేను గమనిస్తూ ఉంటాను. ఆయనలో ఉన్న ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే, ఒక నాయకుడిగా ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే ఆయన ఎలక్షన్లప్పుడే ప్రచారం చేయడు. 365 రోజులు తప్పకుండా ప్రజల్లో ఉండే నాయకుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్. కాబట్టి ఆయనకు కొత్తగా ప్రచారం చేసేది ఏం లేదు. రెగ్యులర్గా రోజు పోయినట్టే ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడో ఏదో ఒక బస్తీ పోతాడు, సెక్రటేరియట్ పోతాడు, మళ్ళీ వాపస్ పోయేటప్పుడు ఇంకో బస్తీ పోతాడు, మళ్ళీ ఇంటికి పోతాడు. నేను ఇప్పుడు దగ్గర 9 నెలల నుంచి ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం. నేను ఇది గుండె లోతుల్లోంచి చెప్తున్నా, పైకి వెళ్ళి చెప్పు, నాకు అలవాటు కూడా లేదు. ఒక్కసారి కూడా తనకు వ్యక్తిగతమైన అవసరం కోసం కానీ అన్నయ్యో గీ పని ఉంది, గీ భూమి ఉన్నది, లేకపోతే గీ పని ఉన్నది అని ఒక్కసారి కూడా అడగని నాయకుడు మీ నాయకుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు. గౌరవనీయులు పెద్దలు, రాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
రాష్ట్ర మంత్రివర్యులైనటువంటి సోదరులు తారక రామారావు గారికి, అన్న కర్నె ప్రభాకర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి మా అక్క చెల్లెళ్ళకు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ, మీడియా మిత్రులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, నేను ఎక్కువ మాట్లాడా, అన్న బూత్ కమిటీలకు కొన్ని గైడెన్స్ ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో వారు రావడం జరిగింది. నేను రోజు మాట్లాడుతూనే ఉంటా కాబట్టి ఒక 2-3 అంశాలు నేను షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అన్న, మా కాన్స్టిట్యున్సీలో మీరు అద్భుతమైనటువంటి ఫండ్స్ ఇవ్వడం మూలాన కాన్స్టిట్యున్సీ బాగా డెవలప్ అయింది. ప్రజలలో కూడా ఏంటంటే 50 ఏళ్ల నుంచి జరగని డెవలప్మెంట్ సనత్ నగర్ లో జరిగిందని పబ్లిక్ టాక్. దాంట్లో మీదే సంపూర్ణమైనటువంటి సహకారం. నేను ఎప్పుడు ఏది అడిగినా కానీ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి పెద్ద ఎత్తున శాంక్షన్లు ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి కాబట్టి ప్రజలలో ఆ బ్రహ్మాండమైనటువంటి పేరు వచ్చింది ఒకటి. రెండోది, ఇది పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు, కార్యకర్తల మీటింగ్ అసలు కాదు. ఎందుకంటే కార్యకర్తల పబ్లిక్ మీటింగ్ అంటే వాళ్లకు డివిజన్ నుంచి కార్పొరేటర్, మాజీ కార్పొరేటర్తో పాటు 4 పిలిచినాం, ఎవరిని విలువలే. వీళ్ళు గడిచిన 20 రోజుల నుంచి ఇంటింటికి పోతారు. వీళ్లకు మాకు పాదయాత్రలకు ఏం సంబంధం లేదు, వాళ్ళు వాళ్ళ పనే చేసుకోవాలి. ఒక బూతుల 1000 నుంచి 1100 ఓట్లు. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हिंदुस्तान में 2 ही बड़े कायदीन हैं, एक गांधी जी और दूसरे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। गांधी जी 1869 में पैदा हुए और मादर वतन को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, जबकि के चंद्रशेखर राव 1954 में पैदा हुए और तेलंगाना को आजाद करवाने में कामयाबी हासिल की। वो हल्के असेंबली कोडंगल में अक़लियतों के एक जबरदस्त इजलास से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के 9 साल दौरे इख्तिदार में रियासत तेलंगाना की तमाम महाजों पर बेमिसाल तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम तबकात के साथ इंसाफ को मलहूज रखा गया है, सबको तरक्की के मौके फराहम किए जा रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को गुर्बत, मुफलिसी और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दौरे हुकूमत फिरका वाराना फसादात और कर्फ्यू से अबारत रहा है। आज भी कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए कई दावेदार हैं। कुर्सी के लिए फसादात कांग्रेस का कल्चर रहा है। दूसरी तरफ के चंद्रशेखर राव की हुकूमत में गंगा जमनी तहजीब को फरोग हासिल हो रहा है, अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल है। बीआरएस का दौरे हुकूमत फसादात और कर्फ्यू से पाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 50 साल दौरे हुकूमत में मुसलमानों को सिवाय पसमानदगी के कुछ नहीं दिया। आज कांग्रेस कायदीन एक मौका देने की बात कर रहे हैं, जबकि अवाम बिलखुसूस अक़लियतों को ये बात सोचनी चाहिए कि जब हमारे पास बेहतरीन हुकूमत है, तरक्की के शानदार मौके हैं, तो हम क्यों कर कांग्रेस को मौका दें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस झूठी धोखेबाज जमात है। कांग्रेस को सिर्फ इख्तिदार की हवस है। अवाम की फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की से कांग्रेस को कोई दिलचस्पी नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की बाग दौड़ आरएसएस के एजेंट के हाथ में है। उन्होंने कहा कि कोडंगल के अवाम रेवंत रेड्डी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। उन्होंने अक़लियतों पर जोर दिया है कि वो कार के निशान को वोट दें और रेवंत रेड्डी की जमानत जब्त करवाएं। उन्होंने कहा कि कोडंगल से बीआरएस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए केसीआर ने भूख हड़ताल की, अपनी जान की परवाह नहीं की। क़याम तेलंगाना के बाद तमाम तबकात की तरक्की के लिए इक़दामात का आगाज किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 2014 में इंतखाबात में कामयाबी पर केसीआर ने मुस्लिम कायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा अता किया। मुस्लिम कायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा देते हुए मुसलमानों की इज्जत अफजाई की। इसी तरह साल 2018 इंतखाबात में कामयाबी पर मुस्लिम कायद को अहमियत की हामिल वजारत दाखिला का खलमदान सौंपा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान तेलंगाना तमाम महाजों पर तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। तरक्की और फलाह बहबूद के दरमियान बेहतरीन तवाजुन बरकरार रखा गया है। तरक्की के सफर को जारी व सारी रखने के लिए बीआरएस की कामयाबी जरूरी है। मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर का हवाला देते हुए कहा कि तीसरी मरतबा हुकूमत की तश्कील के साथ ही आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ की रकम में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान मौका परस्त कांग्रेस के झांसे में न आए।
बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपना एक एक वोट कार के निशान को दें और नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाएं। इस मौके पर रियासती वजीर महिंदर रेड्डी, बीआरएस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हमारी स्टेट में मुसलमान भी तरक्की करे। मैं आप नौजवानों से, हमारे बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? हमारी बर्बादी के जिम्मेदार यही कांग्रेस है। हमें तालीम नहीं दी, हमें रोजगार नहीं दी, हमें हर शोबे हयात में बैकवर्ड बनाने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ऐसी पार्टी को फिर कभी मौका मिलना नहीं चाहिए। मैं तमाम कोड़ंगल के मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, हमारी स्टेट में इतने अच्छी तरीके से हुकूमत चल रही है। हमारा चीफ मिनिस्टर सारे हिंदुस्तान में, मैं कहना चाहता हूं मौलाना साहब से भी, 2 लोग पैदा हुए हिंदुस्तान में। एक महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। एक बार गांधी जी से एक सहाफी ने सवाल किया, साहब आप हिंदुस्तान की आजादी करीब आ रही है, फ्यूचर हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे महात्मा गांधी इस्लाम पे बहुत अच्छा अबूर रखते थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत जैसी थी वैसा हिंदुस्तान में हुकूमत करना चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया जानती है उनका दौर हुकूमत में जो इंसाफ हुआ है, जो गंगा जमुना तहसील। उसी तरह 1954 में हमारे और एक महान लीडर केसीआर साहब ने पैदा हुए, जिन्हें लोग दूसरा गांधी कहा करते हैं। उनका भी एक ही मकसद है, हमारी स्टेट में रहने वाले प्यार और मोहब्बत से रहे, गंगा जमुना तहसील से रहे। केसीआर साहब जब सियासी लीडरों से बात करते हैं तो एक बात कहते हैं, लीडर बनना है तो पहले अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए। अगर लीडर बनना है तो दूसरा है तो अपने वतन में बसने वालों से मोहब्बत करना चाहिए। ये जात वात फिरका परस्ती ये किसका देन है? जो फिरका परस्त लोग हैं वो हमारी तरक्की नहीं चाहते हैं। उसी के साथ चलने वाले यही कांग्रेस भी है। हमारी स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह हुकूमत की उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। आज तेलंगाना हरा भरा हो चुका है, पावर में सरप्लस हो सका है, ड्रिंकिंग वाटर घर घर पहुंचाया जा रहा है। और एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों से, सीएम साहब ने वायदा किया जिस तरह किसानों को दलित बंधु दिया जाता है, सॉरी मैंने किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा दिया जाता है, उसी तरह सारे तेलंगाना के आवाम को रैतु बीमे के जरिए 5 लाख रुपए देने का वायदा किया है, ये जरूर हमें मिलेगा। उसी तरह जो हमारा आसरा पेंशन है, जो आज हमें 2000 मिल रहा है, हमारी हुकूमत बनने के बाद 3116 बढ़ते बढ़ते 5000 तक जाएगा। हमारी भाग्य लक्ष्मी के तहत स्कीम के तहत हमारी बहनों को 3-3 हजार का पेंशन मिलेगा। ये जो 4000 का बजट कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, मैं वायदा करता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों से, आने वाले साल हम 5000 करोड़ से ज्यादा खर्चा करके बताएंगे। ये लोग दूसरे स्टेटों में भी हुकूमत कर रहे हैं। मैं पूछ रहा, हमारे मीडिया के दोस्त भी यहां पर है, राजस्थान में कितने मुसलमान हैं? 85 लाख मुसलमान राजस्थान में रहते हैं। उनका बजट कितना है? 1940 करोड़ रुपए। जहां पर 85 लाख मुसलमान रहते हैं वहां पे 1900 करोड़ से बढ़ा नहीं सके। यहाँ 50 लाख मुसलमान रहते हैं, सीएम साहब 2200 करोड़ दे रहे हैं। आने वाले साल 5000 करोड़ करेंगे, हमेशा तरक्की की तरफ जाएंगे।
पीछे की तरफ नहीं आएंगे। इसलिए कांग्रेस एक झूठी जमात है, धोखेबाज जमात है, धोखेबाज वायदे कर रही है, वो कुछ करने वाली नहीं है। करने वाला कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। आपका क्या फर्ज बनता है? आप केसीआर साहब से मोहब्बत करते हैं? मैं बोलता हूँ ना, नरेंद्र राणा को, महेंद्र राणा को, मुसलमान केसीआर साहब को बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये तो आवाम की खिदमत करना है। नरेंद्र भाई जीतेंगे और बड़ी विनायक से जीतेंगे। अब रेवंत रेड्डी की जमानत नहीं बचेगी। मैं यहां से कहता हूं, रेवंत रेड्डी हमारी खिदमत नहीं कर सकता। वो कई स्टेटस के अंदर है। कांग्रेस में खुद बहुत इख्तिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों से, एक चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब जो 10 साल से मुसलसल हुकूमत करते आ रहे हैं। अगर कांग्रेस के दौर में देखिए 10 साल में 5 चीफ मिनिस्टर बदलते हैं। जब जब चीफ मिनिस्टर को बदलना होता है, इख्तिलाफ बात चलाते होते हैं, किसानात होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें क्यों चाहिए? हमारी अपनी पार्टी हमारे नौजवान के वालिद की बना बनाए तो केसीआर साहब है। उम्र रसीदा लोगों के बेटे हैं तो केसीआर साहब है। मेरे बहनों के भाई है तो केसीआर साहब है। तो हमें दिल्ली हुकूमत नहीं चाहिए, हमें गली हुकूमत चाहिए। हमारी हुकूमत चाहिए। हमारे सीएम साहब ने अपनी जान की बाजी लगा रखी। ये तेलंगाना हासिल की है। ये तेलंगाना चुपके नहीं आया। केसीआर साहब ने 11 दिन भूखहड़ताल बैठा था। मेरी भाइयों से पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, आपका बेटा एक टाइम नहीं खाता है, 2 टाइम नहीं खाता, तीसरे टाइम आप बाहर निकल जाते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए। बच्चा सुबह से भूखा है। और हमारे महान नेता ने 11 दिन एक दाना नहीं खाया। 11वें दिन डॉक्टरों ने कहा कि केसीआर साहब को जय तेलंगाना कार के निशान पर अगर ये फर्क नहीं तोड़ेंगे, इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ये बैलेंस में जा सकते हैं, इनके किडनी फेल हो सकते हैं। जब जयशंकर साहब थे, उस हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की आइडिया बेटी केटी रामाराव, तमाम लीडरों ने जाकर कहा केसीआर साहब से, साहब आप भारत तोड़ दीजिए, आप जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे तेलंगाना के लिए। और हमारे महान नेता ने क्या कहा, तेलंगाना आवाम के लिए मेरी जान भी गई तो परवाह नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए। जब जाकर तेलंगाना का ऐलान हुआ। आज अभी हरा भरा तेलंगाना देख रहे हैं। ये सिर्फ बीआरएस की देन, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के विजन वो चीज है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से 2 बात की बात बताना और चाहता हूं। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं। हम कभी भी जिंदगी में ये रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी अफवाह उड़ा रहे हैं। बीआरएस पार्टी कभी भी हमसे मिल सकती है। हम मर जाएंगे और कभी बीजेपी से नहीं मिलेंगे। हम मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी से नहीं मिलेंगे। अपने खुद बल पर अपने हुकूमत बनाएंगे और 100 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। और एक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ मदरसों के लिए नोटिस इसी हुई थी, वो भी लोगों में अफवाह है। कभी कोई दीनी मदारिस को कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अच्छी तरीके से उन्हें चलाने का मौका दिया जाएगा। ये केसीआर साहब का फायदा है, मेरा फायदा है। मेरे भाइयों और बहनों से कहता हूं और हमारा नरेंद्र भाई से कहता हूं, मुसलमान मर जाएगा, मिट जाएगा, पर इंसान फरामोश नहीं रहेगा। जो हमारे साथ मदद करते हैं, जो हमारी तकलीफ दूर करते हैं, जो हमें इज्जत देते हैं, क्या उन्हें वोट नहीं देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। कार के निशान को वोट देना चाहिए। कांग्रेस ने हाथ का निशान जरूर है उनका, मगर वो हमारे मुसलमानों को हमेशा हाथ ही देते रहे। कभी हमारी तरक्की पर नहीं सोचते। अरे केसीआर साहब का निशान कार है। उनका मकसद है कि हर मुसलमान तरक्की हासिल करने और कार में बैठे। ये हाथ देने वाला हाथ नहीं है। इस तरह प्रतिमा माने का हाथ मत उठाइए, हाथ तो हाथ देते आ रहा है। मुक्का बनाइए, ऐसा पंच लगाइए,
कांग्रेस क्यों फिर भूल जाए और बार बार ये कोरंगा आकर लड़ने का रेवंत रेड्डी का काम हो चुका है। रेवंत रेड्डी काबिल भरोसा नहीं है। मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, शिक्षक के सब लंच की मीटिंग होती है ना, थोड़ा देर होने पर ये डिस्टर्ब हो जाता है। मगर मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों से बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोई अगर लीडर है तो केसीआर साहब। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी असेंबली इंतखाबात से कबल तेलंगाना में बीजेपी को एक और झटका लगा है। चुनाचे बीजेपी लीडर तोला उमा ने बीजेपी पार्टी की रुकनियत और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के ओहदे से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद तोला उमा ने रियासती वजीर के तारक रामाराव की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिन्हें रियासती वजीर केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया और बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी कायदीन और कारकुनों की जानिब से बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे दरियासना टी उमा को विमलवाड़ा असेंबली नशीस्त से बीजेपी की टिकट मिलने की तवक्को थी, लेकिन हतमी फहरिस्त में टी उमा के नाम का ऐलान करने के बाद बीजेपी क़यादत ने तब्दीलियां की, जिसके बाद आखिरी लम्हात में टी उमा की उम्मीदवारी मनसूख करके विकास राव को टिकट दिया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सूर्यापेट हल्का असेंबली में बीआरएस पार्टी की मकबूलियत में रोज अफजों इजाफा होता जा रहा है और रियासती वजीर वो बीआरएस उम्मीदवार जगदीश रेड्डी की हिमायत से बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे हल्का असेंबली सूर्यापेट के पेन पहाड़ मंडल के चेड़ीला गांव से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें जगदीश रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। पार्टी में शामिल होने वालों में रविंदर रेड्डी, वी सीताराम रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, एन वेंकट रेड्डी, जी रेड्डी, पी वेंकट रेड्डी के हुसैन और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर मुकामी सरपंच पी सीताराम रेड्डी, एमपीटीसी जे वेंकट रेड्डी, रैतु कोऑर्डिनेटिंग समिति के कायदीन जी अमृता रेड्डी और देही महकमे के सदर के वेंकट राव मौजूद थे। सीनियर बीआरएस कायद व इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने साबिक वजीर वो कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से 4% मुस्लिम तहफुजात को लेकर वजीर आला केसीआर के खिलाफ की जाने वाली तनकीदों पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत तहफुजात के मसले पर ठीक नहीं थी, इसीलिए जीओ की इजराई के जरिए से अदालती कशाकश का शिकार बनाया गया, जबकि केसीआर की नीयत इस मामले में इब्तिदाई से साफ है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस इख्तिदार के खात्मे के बावजूद इस मन्नोअन नाफिज किया। हमारे कांग्रेस के कायद शब्बीर अली साहब ने कल निजामाबाद के जलसे में कहा कि आज हजारों बच्चे मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके तहफुजात के बदले, उनके तहफुजात के जरिए ले रहे हैं। मैं शब्बीर अली साहब जो अपने आप को कांग्रेस के दौर के 4% रिजर्वेशन के चैंपियन समझते हैं, उनको ये कहना चाहता हूं, अगर आपको मुसलमानों की रहबरी करना होता, अगर आपको 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना होता, आपका काउंसिल आपके हाथ में था, आपकी असेंबली आपके हाथ में थी, आपकी हुकूमत थी। सिर्फ गली में नहीं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बदनीयती से कांग्रेस ने कभी भी जो है ना मुसलमानों के तहफुजात के लिए सीरियस इंटरेस्ट लिया ही नहीं। और आपको याद दिलाता चलूं, 2004 में आप जब इख्तिदार में आए थे बीआरएस की बदौलत, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि यही कांग्रेस, यही सोनिया गांधी, यही वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब और आप लोगों ने केसीआर साहब को बार बार तयखुन दिलाया कि आप हमारे साथ हो जाइए, तेलंगाना हम देंगे, और हमको जो है ना धोखा दिया। केसीआर साहब को साथ लिया, लेकिन अपने मफाद के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए आप लोगों ने आंध्र प्रदेश में राज किया। मुसलमानों से आप लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ 5% रिजर्वेशन के नाम पर जियो निकालकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो जियो लटक रहा है।
ऐसा लगा ना दिल्ली में ना गली में आप लोग कभी चाहते ही नहीं थे मुसलमान कुछ पढ़े, कुछ आगे बढ़े, इख्तिदार में आए। ये तो केसीआर साहब की बदौलत है, जो 12% रिजर्वेशन केसीआर साहब ने मुसलमानों को देने का वादा किया। और 2001 में जब पहली बार तेलंगाना पार्टी बनी, उस वक्त से ही केसीआर साहब का बोलना यही था, मुसलमान आज जो कमजोर है, आज जो एक जमाने में देने वाली कौम थी, आज लेने वाली हो गई। इसकी बदौलत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। मैं याद दिलाता चलूं, यही कांग्रेस है जिन्होंने हमें बर्बाद करने के लिए आंध्रा में मिलाया था। यही कांग्रेस है जो आज ढिढोरा पीट रही है कि हमने तेलंगाना दिया। और जहां तक तहफुजात की बात है, तहफुजात देना होता तो जियो कभी नहीं निकलता। तहफुजात देना होता तो सीधा सीधा असेंबली में और काउंसिल में बिल पेश किया जाता, उसे पास करवाया जाता और अप्रूवल के लिए दिल्ली भिजाया जाता। दिल्ली पार्लियामेंट आपके हाथ में थी, आप अगर चाहते तो जब सही ढंग से उस बिल को पास करवाते। लेकिन आप लोगों ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, खुश करने के लिए एक जियो निकाला। और आज मुसलमानों के सामने आकर आप कहते हैं कि हमने रिजर्वेशन दिया, हमने मेडिकल में एडमिशन दिलवाया। मेरे भाइयों, ये धोखेबाज कांग्रेस हमेशा दोहरी चाल चलती है। आज फिर इलेक्शन के सामने जब भी आए हैं यही बात करेंगे, इससे हटके ना उनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है ना कोई और बात है। आपको बात याद दिलाता चलूं, ये 12% रिजर्वेशन एक दिन जरूर होगा। ये केसीआर ही है जिन्होंने असेंबली और काउंसिल में बिल पास करवाया और मजबूर किया कि सेंटर इसे पास करने पे। लेकिन अफसोस, वहां भी देश के गद्दार, मुस्लिम कौम के गद्दार, अक़लियत के गद्दार बीजेपी पार्टी हुकूमत में है, जो कभी नहीं चाहते कि वो मुसलमानों को, अक़लियतों को तरक्की दे। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख है, इनसे बच के रहिए। बीआरएस को मजबूत कीजिए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, कार को वोट दीजिए और अपना रोशन मुस्तकबिल लिखिए। जय तेलंगाना। हल्का असेंबली सेरी लिंगमपल्ली के रुकने असेंबली वो बीआरएस उम्मीदवार एरिके पोड़ी गांधी ने इस यकीन का इजहार किया कि असेंबली इंतखाबात में उनकी भारी अक्सरियत से कामयाबी होगी। रुकने असेंबली वो बीआरएस उम्मीदवार गांधी ने हफीजपेट डिवीजन के हुदूद में वाक़ हुडा कॉलोनी में और इंदिरा नगर में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार गांधी ने कहा कि लोगों से ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कई कायदीन ने अपने मुफाद की खातिर पार्टियां तब्दील की हैं, लेकिन मैंने नहीं बदला और मैं अब भी बीआरएस के साथ हूं। गांधी ने कहा कि यहाँ के लोग ये कहते हुए खुश हैं कि पार्टी से कुछ लीडरों के इनहराफ की वजह से राय दहिंदों में कोई तब्दीली नहीं आई है। गांधी ने आवाम से अपील की है कि वो कार के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि इस हल्के को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके। यहाँ की अवामी राय को देखकर उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वो पहले से ज्यादा अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। డివిజన్లో హుడా కాలనీలో పాదయాత్ర చేస్తూ ఉన్నాం. ఇంటింటికి వెళ్ళి ఓటు అడుగుతున్నప్పుడు వారు చూపించే ఆదరణ, హారతి బట్టి ఆశీర్వదించే తీరు చూస్తే ఏ ప్రాంతంలోనూ లోటు లేకుండా, ఈ ప్రాంతంలో కూడా ఎక్కడ కూడా లోటు లేదు. ఎందుకంటే మా ఫిరాయింపుదారులు ఇక్కడి నుంచే ఎన్నిక కాబడ్డారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న లోపం ఉందేమని అనుకున్నా. కానీ మా అందుబాటుతనం, మా అభివృద్ధి ఉదయం కానీ మా అందుబాటుతనం ఉదయంలో, తర్వాత సమస్య ఎక్కడుంటే అక్కడ మా అందుబాటుతనం చూసి వాళ్ళు చక్కగా స్పందించి మిమ్మల్ని గెలిపించుకుంటాం, మాది కారు గుర్తే, మేము మారలే, మీకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి విజయం చేకూరుస్తామని చెప్పి ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ఇది చాలా మంచి పాజిటివ్ వేవ్. బహుశా 2014 నాటి మెజార్టీని మించి మెజార్టీ వచ్చినా కూడా ఎవరు కూడా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. అభ్యర్థులు అందరూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ 9.5 సంవత్సరాలు నీతిగా, నిజాయితీగా, అందుబాటులో వాననక, వరదనక, కరోనా అనక కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాం. మా వంతు ప్రభుత్వ పరంగా, మా పరంగా సహాయ సహకారాలు అందించాం. ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తున్నారు. భారీ విజయానికి ఇదొక పునాది అని చెప్పుకుంటాను.
हल्के असेंबली हुस्नाबाद में रियासती बरसर इख्तिदार सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति को जबरदस्त तंजीमी इस्तेहकाम हासिल हुआ। मुकामी रुकने असेंबली वी सतीश कुमार की कामयाब तरगीब पर एकनापेट मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात से वाबस्ता कबायली मर्द और खवातीन और कबायली अंजुमनों से वाबस्ता कारकुनों की कसीर तादाद भारत राष्ट्र समिति में शामिल होकर आने वाले इंतखाबात में हुस्नाबाद हल्के से पार्टी उम्मीदवार वी सतीश कुमार को भारी अक्सरियत से मुसलसल तीसरी मरतबा भी कामयाब बनाने का आज़म जाहिर किया। मुमताज कबायली कायद भोकिया मंगा नाइक ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में पहली मरतबा कबायली तांडों को चीफ मिनिस्टर के सिया ने आबादी की असास पर ग्राम पंचायत का दर्जा देकर कबायलियों के देरीना मुतालिबे को पूरा किया है। मुख्तलिफ गिरिजन तबकात को 12% तहफुजात की फराहमी के सीआर हुकूमत का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के केमिकल गोदाम की चौथी मंजिल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाकये में इस मंजिल पर फंस जाने वाले 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद तौर पर झुलस गए हैं। इस वाकये की इत्तला के साथ ही 4 फायर इंजन वहां पहुंचे जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। इस इमारत की निचली मंजिल पर गैरेज होने के पेश नजर कारों की मरम्मत के दौरान ये आग लगी। इसी मुकाम पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में ये आग तेजी के साथ फैलती चली गई। इस आग को देखकर मुत्तसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफी खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों की मदद से सीढ़ियों के जरिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। इस आग की वजह से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियां भी जल गई। केमिकल का बड़ा जखीरा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एनडीआरएफ के अमले के साथ राहत कामों में मदद की। एडिशनल डीजी विक्रम सिंह मान ने तस्दीक की है कि महलूकीन की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। इस वाक़े के साथ ही इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इस वाक़े में झुलस जाने वालों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक आग के नतीजे में इस अपार्टमेंट में रहने वाले कई अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी महसूस की, जिसके बाद उनको 25 से 30 एम्बुलेंस गाड़ियों के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कहा कि उन अफराद की तादाद 21 है। बाज अफराद को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायर डिपार्टमेंट के डीजी ने कहा है कि फाइबर मशीनों में केमिकल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 से ज्यादा ड्रम्स में ये ऑयल भरा हुआ था। डीसीपी सेंट्रल जोन वेंकटेश वर्लू ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दम घुटने से ये अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने लंबी सीढ़ी की मदद से इमारत में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालने का काम किया। फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर बास खानदान किराए से मुकीम है। दम घुटने से बास की मौत हुई है। पुलिस ने कहा कि महलूकिन की शिनाख्त 58 साला मोहम्मद आजम, उनकी बीवी 50 साला रेहाना सुल्ताना, उनकी दुख्तर 26 साला फायजा समरीन, 35 साला तहूरा फरहीन, 6 साला तूबी, 13 साला जहूरा, 66 साला मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद आजम के फर्जन 32 साला हसीबुर रहमान और मोहम्मद जाकिर हुसैन की अहलिया 55 साला निखत सुल्ताना के तौर पर की गई हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके में आग लगने के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस वाक़े में झुलस जाने वालों के बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाएं। उन्होंने ओहदेदारों को सूरत हाल पर नजर रखने और झुलसे हुए अफराद की आजिलाना सेहतियाबी के लिए इक़दाम की भी हिदायत दी है। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके में पेश आई आतिशज़दगी के वाक़े की इत्तला के साथ ही रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर केजीआर ने आग लगने के वाक़े पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासिरा अरकान खानदान से अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतासिरीन के लवाहिकीन को फी कस 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।
शहर हैदराबाद में आईटी के छापों ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। आईटी हुकाम ने एक सरकर्दा फार्मा कंपनी पर छापा मारा। इनकम टैक्स हुकाम ने शहर के 15 मुकामात पर बैक वक्त ये छापे मारे। आईटी हुकाम ने मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ रिहाइश गांव की तलाशी ली। गच्ची बाउली में हुकाम ने फार्मा कंपनी के सीईओ, चेयरमैन और कंपनी डायरेक्टर्स के घरों की भी तलाशी ली है। उन्होंने मालियाती उमूर से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जांच की। बताया जाता है कि उन कंपनियों की जानिब से टैक्स की चोरी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नजर पुलिस चौकस हो गई है, जो मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लैग मार्च कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर पुराना शहर हैदराबाद के कंचन बाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें सिटी आर्म्ड पुलिस और कंचन बाग पुलिस के मुलाजिमीन ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। हाफिज बाबा नगर CABH ब्लॉक में ये फ्लैग मार्च किया गया। इंतखाबात में अवाम में भरोसा पैदा करने और बगैर किसी खौफ के वोट के इस्तेमाल के लिए उनमें बेदारी पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। आइंदा दिनों के दौरान मजीद फ्लैग मार्च दीगर इलाकों में किए जाएंगे। पुलिस ओहदेदारों ने कहा है कि चौंके रियासत में इंतखाबात के पेश नजर ज़ाबिता अखलाक नाफिज हैं। इसी के पेश नजर सियासी जमातों को पुलिस से हासिल इजाजत में जो शराइत बताई जा रही हैं उन पर अमल को यकीनी बनाया जाए, साथ ही पटाखे ना छोड़े जाएं। पुलिस ने कहा कि 100 अफराद की इजाजत लेकर 200 ता 300 अफराद को रैली में शामिल करना इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने कहा कि इंतखाबी कवायद पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।